अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 6, कैसे हैं आप सब? हाउ आर यू ऑल? माय नेम इज रदा खालिद एंड आई वेलकम यू बैक टू माय लेसन्स। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं OPE यानी ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश बुक के लेसन नंबर 6 के बारे में। हम स्टार्ट कर चुके हैं यूनिट नंबर 9 और हम बात कर रहे हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड। आज का जो ये लेसन होगा ये होगा लेसन नंबर 6। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक आखिरी पोएट्री और उसके बाद हम इस चैप्टर को करेंगे क्लोज। आइए आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, जल्दी से अपनी OPE बुक्स निकाल लीजिए और साथ में अपनी नोटबुक और एक पेंसिल पकड़ लीजिए क्योंकि आज का काम स्टार्ट होने लगा है। हाँ जी, तो ग्रेड 6 आज हम जो बात करने वाले हैं हम उसको पहले रिलेट करेंगे, यानी पहले हम ये देखेंगे कि हमने इससे पिछले लेसन में क्या पढ़ा था। एक दफा उसको देखेंगे, रिवाइज करेंगे और उसके बाद हम बात करने वाले हैं आज के टॉपिक के बारे में। तो हमारा जो टॉपिक था इससे पिछले लेसन का वो ये था कि हमने एक पोएट्री पढ़ी थी, ठीक है। हम बात कर रहे हैं स्पोर्ट्स की और हमने ये डिस्कस किया था कि स्पोर्ट्स में एनिमल्स का यूज कैसे किया जाता है, यानी खेलों के अंदर जानवरों को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। और जानवरों को इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो लोगों का ठीक नहीं है, ठीक है। इट्स नॉट अप्रोप्रिएट, ये ठीक नहीं है। अच्छा, हमने इससे रिलेटेड एक पोएट्री पढ़ी थी जिसके अंदर हमने ये देखा था कि जानवरों का इस्तेमाल स्पोर्ट्स के लिए यानी खेलों के मकसद से किया जाता है, तो उस सब का असर जानवरों पे क्या पड़ता है। हमने पिछली पोएट्री में डिस्कस किया था एक ब्रूइन के बारे में जिसका नाम हमने ब्रूइन रखा था, यानी कि वो क्या है, एक ब्राउन बियर है, एक भालू है। उस भालू की फीलिंग्स के ऊपर वो पोएट्री लिखी गई थी। पोएट्री का टाइटल था माई मदर सॉ अ डांसिंग बियर, यानी मेरी अम्मी ने, मेरी वालदा ने एक डांस करता हुआ यानी नाचता हुआ बियर यानी भालू देखा। कैसे देखा? गली के अंदर, स्ट्रीट के अंदर, ठीक है। तो हम उसी पोएम को आज डिस्कस करेंगे। कैसे डिस्कस करेंगे? उस पोएम तक जाने से पहले एक बात मैं आपको समझाने वाली हूं जो कि मैंने टाइटल लिखा है आज का। इसका नाम है ऑथर्स पर्पस, यानी ऑथर कौन है? वो शख्स जो किसी भी चीज को, किसी राइटिंग को करता है। मतलब कोई भी ऐसा शख्स जिसने कोई स्टोरी लिखी है, कोई ऐसा शख्स जिसने कोई पोएट्री लिखी है, उसको हम क्या कहते हैं? पोएट। तो पोएट भी क्या होते हैं? ऑथर होते हैं। ऑथर वो लोग होते हैं जो क्या करते हैं, किसी भी किस्म का टेक्स्ट लिख के हमें देते हैं, या इवन हम भी ऑथर हो सकते हैं जब हम कोई टेक्स्ट लिखेंगे। अच्छा, पर्पस मतलब मकसद। हमें ये पता है कि कोई भी राइटिंग बिना मकसद के नहीं की जाती। हमने ये देखा था कि हमेशा राइटिंग के लिए कोई ना कोई पर्पस होता ही है, कोई ऑब्जेक्टिव होता है, हमारे जहन में कोई एक बात होती है जिसकी वजह से हमने लिखना होता है। देयर इज ऑलवेज अ रीजन, है ना, हमेशा एक रीजन होता है ना जी। तो ऑथर क्या करते हैं, अपनी राइटिंग को लिखने के लिए उस रीजन का इस्तेमाल करते हैं, उस वजह का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यहां पर मैंने बोर्ड पे एक पाई चार्ट बनाया है, आई होप आप इसको देख सकते हैं। एक सर्कल के 3 हिस्से हैं। अगर मैं कहूं कि ऑथर यानी लिखने वाले का एक मकसद है, ठीक है, कोई भी एक टेक्स्ट है, कोई एक राइटिंग है, तो उसके अंदर क्या होगा? 3 बातें होंगी। वो 3 बातें किस तरह होंगी बच्चों? या तो वो P होगा, या I होगा, या E होगा, which means पाई। पाई जैसा कि हम पाई खाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपको एक बात मैं बताऊं, P से मतलब है परसुएड, यानी किसी को आमादा करना इस चीज के ऊपर। अगर मैं ये वर्ड इस्तेमाल करूं कि मजबूर करना, ठीक है, तो किसी काम के लिए मजबूर करना। अब इसकी पहले यहां से हम डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग पे यानी इसकी डेफिनेशन पे आ जाते हैं। परसुएड, ऑथर चाहता है कि हम सबसे पहले क्या हो जाएं, या तो परसुएड हो जाएं। क्या मतलब? टू इनकरेज द रीडर्स टू डू और नॉट टू डू समथिंग, यानी इनकरेज किया जा रहा है, इस चीज के ऊपर हमें आमादा किया जा रहा है, हमारी हौसला अफजाई की जा रही है। हम क्या लहान लिख लेते हैं, हौसला अफजाई, ठीक है, हमारी हौसला अफजाई की जा रही है। टू डू, या तो हम कोई काम करें, और नॉट टू डू, या किसी काम से बाज आ जाएं। दोनों तरीकों से जब राइटर लिखता है तो हमें वो परसुएड कर रहा है। जैसे अगर मैं कहूं कि मैंने एक ऐसे लिखा है टू सेव वाटर, तो एक ऐसा काम है जिसको करने के लिए मेरी हौसला अफजाई की जा रही है, तो मैं कहूंगी कि राइटर ने हमें इनकरेज किया है टू डू समथिंग। अच्छा, अगर मैं इस चीज को ऐसे लिखूं, द राइटर हैज रिटन समथिंग फॉर अस टू रीड, ताकि हम क्या करें, सो दैट वी स्टॉप बुलिंग अदर्स, हम बुली ना करें अपने दोस्तों को। तो यहाँ पर हमें हौसला अफजाई किस तरह से की जा रही है कि हम किसी काम को ना करें,
जैसे बुलिंग है, बुराई से रोकने के लिए। ठीक है बच्चों, एक तो बात हमें यहां तक समझ आ गई। ओके, दूसरी बात, आई से मतलब इंफॉर्मेशन। एक तो राइटर हमें या तो कोई काम करने के लिए कह रहा है या नहीं, एक तो इस टाइप की राइटिंग हो गई। एक राइटिंग इस तरह की है जिसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन है। अगर मैं कहूं कि आपको मीनार पाकिस्तान के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता और मैं मीनार पाकिस्तान के बारे में एक बहुत लंबा ऑब्जेक्टिव ऐसे लिख दूं, तो मैं आपको क्या बताना चाह रही हूं? बिल्कुल, मैं आपको इंफॉर्मेशन देना चाह रही हूं, मैं आपको समझाना चाह रही हूं कि जो मीनार पाकिस्तान है वो क्या है, वो बिल्डिंग कैसी है, किसने बनाई, किसकी वजह से बनी, कहां बनी, सारी इंफॉर्मेशन फैक्ट की यानी सच्चाई, रियल इंफॉर्मेशन, वो सारी कहां जाती है? इंफॉर्मेशनल टेक्स्ट में। और ये राइटर का, ऑथर का पर्पस होता है कि वो हमें इंफॉर्मेशन बताए। इसकी अंडरस्टैंडिंग और डेफिनेशन को देखते हैं। टू प्रोवाइड द रीडर और रीडर्स, दोनों तरह से हम इसको लिख सकते हैं, with some essential information about a topic। किसी एक टॉपिक के बारे में क्या दी जा रही है हमें? essential information, जरूरी मालूमात सारी। तो जैसे मैंने आपको मीनार पाकिस्तान की एग्जांपल दी, यहां तक ये बात खत्म होती है। ओके, लास्ट पार्ट, इंटरटेन। ऑथर चाहता है कि हम हंसें, इंटरटेन हो जाए, खुश हो जाए, प्लीज हो जाए। तो ऐसे मकसद के लिए ऑथर्स क्या करते हैं? ऐसे मकसद के लिए वो हमें फनी पोएट्री भी लिख के दिखा सकते हैं या कॉमिक्स लिख के दिखा सकते हैं ताकि हम इंटरटेन हो। अब इसका मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ हमें फनी चीजें ही देखने को मिलेंगी। इंटरटेनमेंट में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड चीजें हो सकती हैं, कोई भी बात। जैसे हमने स्पोर्ट्स की बात की, तो स्पोर्ट्स की अगर आप फैन हैं तो आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपके लिए क्या होगा? वो आपके लिए इंटरटेनिंग होगी, मजेदार होगी। तो राइटर का एक पर्पस ये होता है, इसको भी पढ़ लेते हैं। इंटरटेनमेंट, टू इंटरटेन द रीडर्स अबाउट समथिंग फनी और इंटरटेनिंग या अम्यूजिंग, दोनों तरह से हम इसको कह सकते हैं। मैंने आपको इसका मतलब बता दिया। इंटरटेनिंग का मतलब कोई चीज ऐसी जिसको देख के हम खुश हो जाएं, जो हमारी पसंद की है, दिलचस्प लगती है। ठीक है, ये वर्ड्स आपने सुने में होंगे। अच्छा, तो हमें पता चलता है कि अगर कभी भी हम ये सुने वर्ड कि ऑथर्स पर्पस के अंदर, तो एक पाई होता है। पाई यानी वही पाई जो हम खाते हैं। ठीक है, अच्छा, तो इस पाई का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ऑथर हाँ तो हमें बिल्कुल यहाँ हमें क्या करना चाह रहा है? वेरी गुड और वेरी नाइस, यानी हमें परसुएट कर रहा है, इन्फॉर्म कर रहा है या इंटरटेन कर रहा है। वेरी गुड स्टूडेंट्स, आज हमने मिलके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात सीख ली। ये बातें आगे हमें क्रिएटिव राइटिंग में और अपने स्टोरी के लेसन्स में काम आएंगी। ठीक है, अच्छा, अगली बात, इसको यहां से मैं रिलेट करती हूं इस बात पे, वर्ड्स टू शो राइटर्स पर्पस। अब मुझे एक बात बताएं कि राइटर जो है वो ये सारी बातें कैसे करते हैं? यानी हमें परसुएट कैसे करेंगे, इंफॉर्मेशन कैसे देंगे, इंटरटेन कैसे करेंगे? क्या यूज करते हैं राइटर्स? वर्ड्स यूज करते हैं। वेरी गुड। इन वर्ड से हमें क्या पता चलता है? या तो हम परसुएट हो जाते हैं, या हमें हाई वोकैबुलरी पता चल जाती है, इंफॉर्मेशन पता चल जाती है, या हमें क्या होता है? इंटरटेनमेंट हो जाती है। अच्छा, तो ऐसे वर्ड्स जो हमें क्या बता रहे हैं? राइटर का पर्पस, हमें इन चीजों को खुद से देखना है। वर्ड से हम ये बताएंगे कि हमारे राइटर का या लिखने वाले का क्या पर्पस है, क्या मकसद है। अब यहाँ पर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं, हम इनको देखेंगे, इनको रिलेट करेंगे अपनी पोएट्री जो हमने इससे पहले पढ़ी थी उसके साथ। अच्छा, आइए इस काम को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, which words in the poem tell you that the bear is hot in the summer sun? ऐसी कौन से वर्ड्स हैं इस पोएट्री के अंदर जो आपको ये बता रहे हैं कि जो बियर है, जो भालू है, इज हॉट, उसको गर्मी लग रही है इस तपते हुए गर्म सूरज के नीचे। समर सन मीन्स के गर्मियों का सूरज। आपने देखा है ना, गर्मियों का जो सूरज होता है हमें लगता है बहुत तेज धूप आ रही है, हम धूप से बचते हैं हर जगह। तो भालू जो है, जो एक ऐसा जानवर जो रहता ही ठंडी जगह पे है, तो उसकी क्या फीलिंग्स है? उसकी फीलिंग्स ये है कि उसको ये गर्मी पसंद नहीं आ रही। तो उसके लिए राइटर ने क्या वर्ड्स यूज किए हैं, हम उसको लिख लेते हैं। बर्निंग, आपने ये वर्ड पढ़ा है, बर्निंग कोट ऑफ फर। ये वर्ड यूज किए गए हैं किसके लिए? बियर के लिए। उसकी जो फर है, यानी जो उसकी बॉडी के ऊपर स्किन के साथ जो लेदर है, वो किस तरह का है? फर के साथ है, हॉट है, गर्म है। इसीलिए बात की जा रही है कि बर्निंग है, यानी मतलब बहुत ज्यादा गर्म है। ठीक है बच्चों, दूसरी बात, which words in the fourth verse, चौथी वर्स में
tell you that making a bear dance is not a kind thing to do. हमें चौथी वर्स में कौन से ऐसे लफ्ज हैं जो हमें बता रहे हैं कि किसी बियर को डांस करवाना और साथ में अम्यूज होना, खुद से खुश होना एक काइंड बात नहीं है, एक नेकी का, एक शफकत का अमल नहीं है। ठीक है, ये बात हमने ज़हन में रखनी है। अब आप मुझे बताएं कौन से ऐसे वर्ड्स हैं। ओके, हम लिख लेते हैं। कुछ वर्ड्स हमने पढ़े थे जिसका नाम, जिस तरह हमने देखा था, शेमिंग द लाफ्टर्स, यानी वो क्या था, उन हंसी की आवाजों से क्या हो रहा था, शर्मिंदा हो रहा था। टू स्टॉप, वो चाह रहा था कि ये जो लोगों की हंसी है जो मेरी वजह से है, वो इस बात पे शर्मिंदा हो रहा था, शेम हो रहा था। ये वर्ड्स राइटर ने यूज किए हैं। ओके, नंबर 3, द बियर डिडंट बिलोंग टू द प्लेग्राउंड। उस भालू का ताल्लुक उस प्लेग्राउंड यानी खेल के मैदान से नहीं था। ठीक है, वेयर डिड इट बिलोंग, तो फिर कहां था उसका ताल्लुक। ये बात हमारी पोएट्री के लास्ट वर्स में की गई है। बिल्कुल आखिरी लाइन जल्दी से पढ़ लें, मैं आंसर लिखती हूं। Far away in the forest and snow, तो उसका ताल्लुक कहां से था, कहीं दूर जंगल में जहां उसकी तरह के बाकी भालू हैं और साथ में क्या है, स्नो है यानी बर्फ है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4, the last 2 lines describe what the children saw. What do these words make you think the bear is feeling? अब आखिरी 2 लाइनें जल्दी से आप पढ़ लें। इन 2 लाइनों में ये लिखा है कि उन बच्चों ने क्या देखा। आप मुझे बताएंगे यहाँ पर लिख के कि आपको क्या लग रहा है कि उस भालू की क्या फीलिंग है। हमने ये देखा ना कि भालू उदास था, the bear was sad, तो why he was sad, हमने ये चीज देखनी है। हम आंसर लिखते हैं। मैं यहाँ पे कुछ क्लू वर्ड्स लिख देती हूँ, आपने उनको देख के आंसर बनाना है। जैसा कि अगर मैं कहूँ the bear felt helpless, alone, एक और वर्ड लिखा हुआ था he had aching eyes, उसकी आंखों में तकलीफ थी। ठीक है, उसके अलावा हम लिख सकते हैं he was sad। अच्छा, ये वर्ड्स यूज करके आपने आंसर बनाना है। क्वेश्चन 5, which words in the last 2 lines tell you how the poet feels about the bear? अच्छा, ये बातें आपको नजर आ रही हैं कि ये सारी बातें बियर से रिलेटेड हैं, लेकिन मैं अगर आपको कहूं कि आपने इन्हीं 2 लाइनों में से देखना है कि पोएट क्या फील कर रहा है। ऑब्वियसली वो भी सेम फील कर रहा है, इसलिए उसने अपनी पोएट्री के अंदर सेम वर्ड्स यूज किए कि जो हमारा बियर है वो क्या है, बियर इज हेल्पलेस, सैड एंड ही वांट्स टू हेल्प द बियर and he wants to send him back to forest and snow. Okay? यहां तक हमने बच्चों 5 सवालों के जवाब दे दिए, यानी हमने देख लिया पोएट ने किस तरह इस पोएट्री के अंदर डिफरेंट वर्ड्स यूज किए हैं। क्या आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप परसुएड हो गए हैं कि आपने दोबारा कभी भी डांसिंग बियर के शोज नहीं देखने और उसको पैसे भी नहीं देने? क्या आप ये चाहते हैं कि वो जो बियर्स हैं वो कहाँ जाएं, वो दोबारा फॉरेस्ट में यानी जंगल में अपने घर वालों के साथ यानी अपनी फैमिली, जो उनकी फैमिली होती है, उनके साथ रहें, अपने बच्चों के साथ रहें जैसे आप अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। एग्जैक्टली। तो बच्चों यही इस पोएट्री का मकसद था और आपको ऑथर्स पर्पस समझाने का यही मकसद था। अब बच्चों हम करने जा रहे हैं एक और पोएट्री जो कि है हिमालयन बियर, और हम ये पोएट्री भी इसी अंदाज से देखेंगे जैसे हमने ये वाली पोएट्री पढ़ी थी, यानी एक और बियर के बारे में ऐसी पोएट्री लिखी जा रही है जिसको हमने एक और स्पोर्ट यानी एक और खेल के साथ उसको जोड़ दिया है, लिंक किया है। आइए उसको पढ़ते हैं। हाँ जी, तो क्या आप तैयार हैं एक और मजेदार पोएट्री के लिए? तो बच्चों अब जो पोएट्री हम पढ़ने जा रहे हैं ये है हिमालयन ब्राउन, यानी एक ऐसा भालू जो हिमालय के पहाड़ों के अंदर रहता है। आपको पता है पहाड़ों के अंदर जो बियर्स रहते हैं उनके गार होते हैं, छोटे छोटे डेन होते हैं। ठीक है, वो अपने डेन्स में रहते हैं। वहां पर क्या होता है, मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी बता देती हूँ। पोएट्री के अंदर लिखा है कि वो जो बियर है वहां पर सालों से उस गार के अंदर रह रहा था, और एक दफा जिस स्पोर्ट की अब मैं बात करने वाली हूँ वो है हंटिंग। आपने देखी होगी शूटिंग, शूट करते हैं जैसे गन्स के साथ हंट करते हैं। हाँ जी,
तो हम उस शूटिंग पार्टी के नाम से इस पोएम के अंदर बताया गया है कुछ लोग जो मिलके क्या कर रहे थे, उसको ट्रैक कर रहे थे, इतने सालों से उसका पीछा कर रहे थे और वो उसको मारना चाहते थे। ठीक है, ये सारी पोएट्री उसी के बारे में है। तो और जो गेम है यानी जो स्पोर्ट हमने यहाँ पर जिसकी बात करनी है वो है शूटिंग। ठीक है, यानी जानवरों की हंटिंग, जिसको कहते हैं आप एनिमल हंटिंग। ठीक है बच्चों, जल्दी से इस वीडियो को पॉज करें, जो पोएट्री है हिमालयन ब्राउन इसको रीड करें ताकि हम कुछ रीडिंग फॉर इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन आंसर्स कर सकें, जिससे हमें ये अंदाजा हो जाएगा कि ये पोएट्री किस बारे में थी और मजीद डिटेल से हम उसको देख सकेंगे। बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि आप उसको पढ़ चुके होंगे, क्योंकि अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपको इन क्वेश्चन के यानी इन सवालों के जवाब करने मुश्किल हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, इस उम्मीद के साथ कि आप इसको पढ़ चुके हैं, हम इस काम को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और बात मैं आपको बताती चलूं, एक राइमिंग वर्ड की छोटी सी एक एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दी गई है, मैं उसको देख लेती हूँ। आपने क्या करना है, इस पोएट्री के अंदर से जो हमने इससे पहले पढ़ी है वहां पर आपने क्या करना है, उस पोएट्री के अंदर से आपने राइमिंग वर्ड्स निकालने हैं। हमें पता है राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, कौन बताएगा जल्दी से? बिल्कुल, राइमिंग वर्ड्स यही होते हैं जब आप कहें कि लफ्जों की आवाज एक सी है, एक जैसी आवाज है, लेकिन क्या डिफरेंट है, स्पेलिंग डिफरेंट है। जैसे कुछ वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जून, ट्यून, फीट, हीट, डाइड, क्राइड, हॉल्ट, समरसॉल्ट, स्नो, शो। सारे वर्ड्स की आवाज एक जैसी थी ना? आप मुझे बताएं क्या ये स्पेलिंग एक जैसे हैं? नहीं। तो आपने अपनी पोएट्री के अंदर से इसी तरह के वर्ड्स निकालने हैं। मैंने सारे वर्ड्स यहाँ लिख दिए हैं और पहला काम तो हो गया। एक और छोटी सी एक्सरसाइज हमने क्या करनी है, इन्हीं वर्ड्स के आगे एक एक वर्ड और ऐड करना है। तो ये तो बड़ा आसान सा काम है। जून, ट्यून, फॉर्च्यून। फॉर्च्यून का मतलब क्या होता है? किस्मत। अच्छा जी, फीट, हीट, मीट, और ये वाला भी मीट आप लिख सकते हैं यानी गोश्त। डाइड, क्राइड, फ्राइड। ओके, हॉल्ट, समरसॉल्ट, सॉल्ट यानी के नमक। स्नो, शो, स्लो। स्लो मतलब आहिस्ता। समझ आ गई यहां तक ये बात? ओके, अब बच्चों अब टाइम है कि हम हिमालयन ब्राउन जो पोएम हमने पढ़ी है उसके रीडिंग फॉर इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन आंसर्स कर ले। क्वेश्चन नंबर 5 से हम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे। हमने सारे क्वेश्चंस नहीं करने, आपको पता है हम सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते, हम सिर्फ हॉट क्वेश्चन, हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस देखते हैं। तो ये हमारा हॉट क्वेश्चन है। हम क्या करते हैं, इसके आगे फायर बना लेते हैं तो हमें ये पता चल जाए कि ये जो हमारे क्वेश्चन हैं ये हमारे हॉट क्वेश्चन हैं। अच्छा जी, चलें स्टार्ट करते हैं। Which words in the poem show that the bear did not understand what was going on? ऐसे कौन से लफ्ज हैं इस पोएम के अंदर जो हमें ये बता रहे हैं कि भालू को, उस बियर को did not understand, उसको कोई अंदाजा ही नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है, what was going on? तो हम कहते हैं the bear, हम कहते हैं came out and took his head out of the smoke. He was unaware of shooting party. उसको शूटिंग पार्टी के बारे में क्या था, खबर नहीं थी, पता नहीं था। ठीक है, इन वर्ड्स को लेके आपने क्या करना है, अपना आंसर बनाना है। ओके, अब देते हैं हम बाकी के कुछ सवालों के जवाब और करते हैं इस लेसन को खत्म। हाँ जी, अब मैं पढ़ने जा रही हूँ अगला सवाल, क्वेश्चन 6 एंड 7। मैंने क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को एक ही सवाल में लिख दिया है, एक साथ लिख दिया है। क्यों? क्योंकि दोनों सवाल मैं चाहती हूँ आप उनका एक साथ आंसर करें। क्वेश्चन है, हाउ डिड द हंटर्स फील अबाउट द बियर्स डेथ? हाउ डिड यू फील? आप मुझे बताएं कि जो हंटर्स थे जिन्होंने शूटिंग पार्टी के अंदर उस बियर को हंट किया था, शॉट किया था, उनकी क्या फीलिंग्स थी, और आप बताएंगे कि आपकी क्या फीलिंग्स थी। मैं सिर्फ पहले पार्ट के आंसर की कुछ वर्ड्स लिखूंगी, ये जो पार्ट है हाउ डिड यू फील, इसका आंसर आप खुद से लिखेंगे। ठीक है, हम लिखते हैं कि हंटर्स को कैसा फील हो रहा था। दे फेल्ट रिलीव्ड, उन्होंने शुक्र अदा किया, बिकॉज दे वर हंटिंग, और यू कैन से
चेजिंग, वो उसका पीछा कर रहे थे फॉर years, सालों से, एंड दे फाइनली गॉट रिड, यानी उसे पीछा छुड़ा लिया, ऑफ हिम। अब यहां पर आगे आप बताएंगे कि हाउ डू यू फील, आपको कैसी फीलिंग आई कि जब हंटर्स ने उसको शॉट कर दिया, ये बात आप खुद बताएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज द पोएम टेल यू अबाउट व्हाई द शूटिंग पार्टी वाज हंटिंग द बियर। आप मुझे बताएं कि पोएम के पढ़ने से आपको क्या अंदाजा हुआ कि वो शूटिंग पार्टी उसको इतने सालों से क्यों हंट कर रही थी। लेट्स राइट सम आंसर। They've been hunting him all years. They've heard stories. उन्होंने बहुत सारे किस्से कहानियां सुने थे, अगर हम कहें tales about them. them से मतलब कौन, किसकी तरफ ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बता रही है। हाँ जी, bears, मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देती हूँ कि ये bears की बात हो रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 9 भी हमने नहीं करना, उसको स्किप कर दे। द लास्ट लाइन इज आफ्टरवर्ड्स ही जस्ट ले देयर। आखिरी लाइन है कि उसके बाद वो वहां जमीन पर पड़ा रहा। आफ्टरवर्ड्स ही जस्ट ले देयर। ओके, व्हाट डू यू थिंक द ऑथर इंटेंडेड यू। यहां पर परसुएशन की बात आ गई है कि ऑथर ने क्या परसुएट किया आपको, यहाँ पे क्या करने के लिए, यू टू फील अबाउट द बियर एंड द शूटिंग पार्टी by ending the poem this way. Intend मतलब कि हमारे पोइट का क्या मकसद था, क्या मकसद था कि वो पोइट्री को इतने सैड एंडिंग के ऊपर लाके खत्म कर दे ताकि हम क्या फील करें। अब जो भी आपकी फीलिंग है वो आपने यहाँ लिखनी है। मैं कुछ वर्ड्स आपको बता देती हूँ। पोइट वांटेड अस, हम लिखते हैं पोइट वांटेड अस टू फील सैड अबाउट द हेल्पलेसनेस एंड being alone of the bear, okay, and he wanted us to feel about the shooting party, और हम उसको कह सकते हैं hunters के बारे में कि वो क्या थे, they were cruel, वो क्या थे, cruel थे, ठीक है। सो पोइट ने हमें यहाँ तक क्या बता दिया, सारे शूटिंग पार्टी और हंटर्स के बारे में। हम यहाँ पे ये वर्ड ऐड कर सकते हैं, पोइट वांटेड टू परसुएड अस, तो आप ये वर्ड भी ऐड कर सकते हैं, ओके, अपने आंसर में। ऑल राइट स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा आज का लेसन होता है खत्म। हमने मिलके क्वेश्चन आंसर्स भी कर ली और हमने 2 पोएट्रीज आज डिस्कस कर ली। आज के लेसन का मेन थीम था ऑथर का पर्पस देखना, यानी ऑथर्स अपनी राइटिंग के अंदर ऐसे वर्ड्स क्यों इस्तेमाल करते हैं। हमने 3 रीजन पढ़े, जल्दी से उसको रिवाइज कर लें। परसुएड, इंफॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट। वेरी गुड स्टूडेंट्स, यहाँ तक आज का लेसन खत्म होता है। हम मिलेंगे अगले वीडियो लेसन में, जहां पर हम मिलके करने जा रहे हैं एक और यूनिट और हम स्टार्ट करेंगे कुछ नए लेसन्स। तब तक के लिए अपना काम करते रहिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।